Hello everyone, I am Dr. Alok Agrawal and I will be taking your course Fluid Mechanics having course code ME404। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। तो उसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था मास डेंसिटी, वी हैव सीन वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। नाउ वी आर coming to our next fluid property and very important fluid property, that is viscosity. Okay, so let me do this. So this is viscosity. तो बिफोर गोइंग टू विस्कोसिटी हमें ये जानना जरूरी है नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज विस्कोसिटी इज बेस्ड ऑन दिस। तो नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन का मतलब होता है कि अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और उसके बीच में हमने एक फिक्स्ड प्लेट ला दी जिसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल जीरो है। तो अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u और हमने एक स्टेशनरी प्लेट या एक प्लेट जिसकी वेलोसिटी डिफरेंट है u से, उसको अगर हमने उस फ्लोइंग फ्लूइड के बीच में ला दिया, तो जो फ्लूइड उस प्लेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा वो फ्लूइड की वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी उस प्लेट की वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि जो प्लेट है हमारा उसकी वेलोसिटी जीरो है। ठीक, वो स्टेशनरी प्लेट है। तो क्या होगा, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स उसके कांटेक्ट में आएंगे, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ऐसा फ्लो कर रहा है, और जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल इस स्टेशनरी प्लेट के कांटेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे वो इससे चिपकने की कोशिश करेंगे। इट विल स्टिक टू दिस सॉलिड एंड इट्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ प्लेट विच इज जीरो। मतलब ये दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक, ये आएगा ऐसे आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ पे आके वो इससे चिपक जाएगा और देयर विल नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूइड एंड द सॉलिड बॉडी। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं नो स्लिप बाउंड्री कंडीशन, और इसी कॉन्सेप्ट से विस्कोसिटी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो विस्कोसिटी क्या होता है, देखिए विस्कस इफेक्ट क्या होता है। जो फर्स्ट लेयर ऑफ फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, वो एडहेर कर रहा है, चिपक रहा है सॉलिड बॉडी से। क्यों? क्योंकि वो उस सॉलिड बॉडी का प्रेजेंस डायरेक्टली फील कर पा रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो रिलेटिव वेलोसिटी हो जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेट। अगर ये प्लेट की वेलोसिटी कुछ होगी तो ये जो मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में है उसकी भी वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी। लेकिन अगर इस प्लेट की वेलोसिटी जीरो है तो इस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी, फर्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। अब ये जो पहली लेयर की वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन इसके ऊपर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या है, वो इस प्लेट का इफेक्ट डायरेक्टली फील नहीं कर पा रहा है। वो इस प्लेट का इफेक्ट कैसे फील कर रहा है, विद विद बाय सम फ्लूइड प्रॉपर्टी। और ये इसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी जीरो है, उसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वो उसकी लेयर की वेलोसिटी जीरो से कुछ ज्यादा होगी, क्योंकि वो वाली लेयर जो सेकंड लेयर है वो इस प्लेट की वेलोसिटी इस प्लेट की इफेक्ट डायरेक्टली फील नहीं कर पा रहा है। और ये कैसे फील कर पा रहा है, ये फील कर पा रहा है बाय सम वर्च्यू ऑफ सम फ्लूइड प्रॉपर्टी, और इसके कारण क्या हो रहा है, इसका मोमेंटम डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो प्लेट का इफेक्ट है वो अगली लेयर, बाद वाली लेयर, दूर वाली लेयर में कम होता जाएगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, दूर वाली लेयर की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे हम प्लेट से दूर जाते जाएंगे फ्लूइड की लेयर की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। और जिस प्रॉपर्टी के कारण ये फ्लूइड का, इस प्लेट का इफेक्ट नेक्स्ट लेयर, दूर वाली लेयर फील कर पा रही है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं क्या हो रहा है, इस प्लेट की इफेक्ट हमारे लेयर पे कम होते जा रही है और इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा क्या, जब इस प्लेट की इफेक्ट खत्म हो जाएगी और हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक, तो एक हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारी जो प्लेट का इफेक्ट है वो फ्री फ्लोइंग स्ट्रीम में आ रहा है और किस पॉइंट के बाद वो नहीं आ रहा है। तो जहां पे उस प्लेट का इफेक्ट आ रहा है, जहां पे अलग अलग लेयर के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस है, उसको हम बोलेंगे एक्टिव जोन। और जिस पॉइंट के बाद ऊपर उस प्लेट का इफेक्ट खत्म हो जा रहा है, मतलब जो दो लेयर फ्लो कर रही है वो दोनों ही लेयर का वेलोसिटी सेम है, मतलब वहां पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है दो लेयर के बीच में, उसको हम बोलेंगे इनएक्टिव जोन। और जो लाइन इस एक्टिव और इनएक्टिव जोन को डिफरेंशिएट करती है उस लाइन को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। ठीक, तो विस्कोसिटी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड दैट ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर द another adjacent layer of fluid।
दो लेयर ऑफ फ्लूइड जब फ्लो कर रही है, ऐसा फ्लो कर रही है, तो जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी कम होगी, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये दोनों आपस में जो एक दूसरे को रेजिस्टेंस देते हैं, वो रेजिस्टेंस क्या होता है? बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी नोन एज विस्कोसिटी। तो इससे अब हमारा आ रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखने से पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं उसके लिए। एक एलिमेंट ले लिया मैंने, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर एलिमेंट बोल लीजिए आप, एक एलिमेंट ले लिया, ठीक। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका, ये एक फिक्स्ड प्लेट के पास में है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उस फिक्स्ड प्लेट से दूर में है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी u है, जो कि प्लेट के पास में है, तो ऊपर वाली फ्लूइड की वेलोसिटी ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगी अगर फ्लो कर रहा है, क्योंकि उसका इफेक्ट ऊपर वाली लेयर में उस प्लेट का इफेक्ट कम होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया u प्लस डी यू है उसकी वेलोसिटी, बाय स्मॉल इंक्रीमेंटल वेलोसिटी डी यू। इन दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली dy। तो देखिए, ये वाली जो लेयर है, नीचे वाली लेयर है, वो ऊपर वाली लेयर को तेज बढ़ने से रोकेगी, और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को अपने साथ खींचने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? एक शेयर स्ट्रेस डेवलप। ठीक, जो आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ा होगा, शेयर स्ट्रेस क्या होता है। तो आफ्टर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, बहुत ही कम समय dt के बाद क्या होगा? ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से आगे बढ़ जाएगी। जब वो आगे बढ़ जाएगी, तो हमारा फ्लूइड का जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया था वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। वो फ्लूइड का एलिमेंट ऐसा दिखने लग जाएगा। अगर मैं इस फ्लूइड को कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ, तो आफ्टर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है नीचे वाली लेयर से, तो वो आगे बढ़ जाएगा, नीचे वाली लेयर वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक। तो ये प्रोसेस होगा, तो हमारा जो डिस्टॉर्ट हो गया जो एलिमेंट, वो तो पहले अगर मान लो स्क्वायर था, तो वो क्या हो गया? रोम्बस हो गया। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा लगा दूं, ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो एक टेन थीटा लगा दो, तो टेन थीटा क्या होगा? स्मॉल एंगल हमारा चेंज हुआ, डी थीटा मान लो। तो टेन डी थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस ds अपॉन बेस, दैट इज dy। अब ये ds क्या है? ds है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। जो ऊपर वाली लेयर थी उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा थी? du टाइम्स ज्यादा थी, du ज्यादा थी नीचे वाली लेयर से। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई दोनों के बीच में? du। तो ऊपर वाली लेयर कितना आगे जाएगी नीचे वाली लेयर के कंपेरेटिवली? du इंटू जितने टाइम के लिए dt। तो ये जो ds की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? du इंटू dt। और हमारा जो बेस है वो dy है, तो टेन डी थीटा क्या हो गया? du इंटू डी टी बाई dy। अब theta is very small because we have taken dt very small, so tan d theta can be written as d theta. Okay, so here we talk about rate of angular deformation or rate of shear strain gamma. Why we are calling it rate of angular deformation? क्योंकि हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में देखा था कि ये जो डिफॉर्मेशन है ये कंटिन्यू होते जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा dt की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, d थीटा अपने आप बढ़ता जाएगा। तो इसलिए हम बोलेंगे रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, और वी कैन से इट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा? डी थीटा बाई ये जो डी टी है, डी थीटा क्या हो गया? डी यू डी टी बाई डी वाई। डी टी को अपन ने इधर डिनोमिनेटर में ला लिया, तो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज डी थीटा बाई डी टी, एंड इट विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी वाई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो हमारा जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या हो गया? डी यू बाई डी वाई। अब क्या देखिए, इससे क्या हो रहा है? द टॉप लेयर causes a shear stress on the adjacent lower layer, and the lower layer causes similar shear stress on the adjacent top layer। मतलब नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे shear stress लगा रही है, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे shear stress लगा रही है, और इसके कारण जो हमारा रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन, shear stress एक डेवलप हो रहा है, एंड दैट shear stress is proportional to the rate of shear angular deformation or rate of shear strain, that is tau is proportional to gamma. Now we are replacing this proportional sign with equal sign, and we are adding a constant of proportionality called mu. So it becomes tau is equal to mu into gamma, and gamma we know that it is du by dy, which is rate of shear strain. So tau is equal to mu du by dy. This is known as Newton's law of viscosity। बहुत ही छोटा सा एक डेरिवेशन है, चार लाइन का। tau is equal to mu du by dy, this is known as Newton's law of viscosity। और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, या सिंपली डायनामिक विस्कोसिटी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इस इक्वेशन को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। नाउ न्यूटोनियन वर्सेस नॉन न्यूटोनियन।
तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होगा? अ फ्लूइड इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर डिफॉर्मेशन, मतलब टाउ और गामा के बीच में अगर रिलेशनशिप लीनियर हो गई, और we can say that if a fluid obeys Newton's law of viscosity, we called it as a Newtonian fluid. Against that, if that fluid is not obeying Newton's law of viscosity, we called it as a non-Newtonian fluid. So, the type of fluid that differs from Newtonian fluid in a sense that the relationship between shear stress and shear deformation rate is more complicated. It is not linear, it is more complicated. That is, shear stress is zero when shear stress is zero. ऐसा अगर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई में अगर शेयर स्ट्रेस जीरो होगा तो शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब वो न्यूटोनियन लॉ को फॉलो नहीं करता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, वी कॉल्ड इट एज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो यूनिट ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी निकल गया। अब हमको म्यू की यूनिट निकालना है, तो हमको म्यू को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको अलग ले जाएंगे, और इन सबके इंडिविजुअल, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया की यूनिट रख देंगे। डी वाई डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर, तो यहाँ पे जो यूनिट आएगी डी वाई की मीटर आएगी। डी यू इज चेंज इन वेलोसिटी, तो वो आएगा मीटर पर सेकेंड। तो सब यूनिट हम रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको ऐसा यूनिट मिलेगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक। इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन की जगह डाइन आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं पॉइस, POISE, सीजीएस यूनिट। तो ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस यूनिट है पॉइस। तो कमर्शियली जो विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की बताई जाती है वो सीजीएस यूनिट में बताई जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको ऐसा यूनिट लगती है। ठीक। तो एक दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है एसआई और सीजीएस यूनिट के बीच में, कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 पॉइंट्स। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में विस्कोसिटी दिए रहेगा इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट दिस पॉइंट्स इनटू एसआई यूनिट, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 0.01 पॉइस होती है, दैट इज 130 पॉइस। तो देखिए कितनी छोटी क्वांटिटी होती है विस्कोसिटी की, कि सीजीएस यूनिट में भी वो 0.01 पॉइस हो रही है। इसीलिए हम जो विस्कोसिटी, जो किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी हम बताते हैं वो सीजीएस यूनिट में बताते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। अब फ्लूइड हमारे दो टाइप के होते हैं, लिक्विड और गैस। तो दोनों में अलग अलग इफेक्ट होता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा, विस्कोसिटी कम होती जाएगी। तो विथ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, बट अपोजिट इज द केस विद गैसेस, क्योंकि गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण नहीं आती, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। देखिए विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी रेजिस्टेंस है। एक लेयर फ्लो कर रही है, दूसरी लेयर उसके ऊपर फ्लो कर रही है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को रेजिस्टेंस दे रहे हैं, शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं। तो गैसेस में क्या होता है कि जो विस्कोसिटी आती है वो एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंटम के कारण। तो जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स है गैस के वो तेजी से भागना चालू करते हैं। अब वो तेजी से भागना चालू करेंगे, तेजी से मूवमेंट करेंगे, तो क्या होगा? वो दूसरे मॉलिक्यूल में रेजिस्टेंस ज्यादा लगाएंगे। तो गैसेस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ। इसीलिए गैसेस में विस्कोसिटी की वैल्यू एज कंपेयर टू टेम्परेचर बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है विस्कोसिटी भी बढ़ते जाती है। लिक्विड में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है विस्कोसिटी कम होते जाती है, क्योंकि वहां पे विस्कोसिटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे गैसेस में विस्कोसिटी होती है बिकॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मोमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम अपन आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। काइनेमेटिक विस्कोसिटी is somewhat different with dynamic viscosity. It is defined as ratio of dynamic viscosity to the density of the fluid, that is mu by rho. ठीक। इसको डिनोट करते हैं हम न्यू से। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। तो ये एग्जाम में आ सकता है, और साथ साथ न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी पूछे ऑल्सो कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो हमको डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट लिखना पड़ेगा और डेंसिटी की यूनिट लिखना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट एस लेंथ स्क्वायर बाय टाइम, दैट इज एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पे भी सेम होगा कि जो सीजीएस यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, उसको हम एक नया नाम देंगे स्टोक, जैसे कि हमने डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट को दिया था सीजीएस यूनिट को पॉइस।
और इन दोनों के बीच अगर रिलेशन निकालेंगे तो वन स्ट्रोक विल बी इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर। ठीक। तो दिस इज अबाउट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। नेक्स्ट अपन आते हैं टाइप ऑफ फ्लूइड में। तो हमको 5 टाइप के फ्लूइड देखना है। यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले हम आइडियल फ्लूइड की बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड मतलब होता है जो कि इनकम्प्रेसिबल हो और जिसमें विस्कोसिटी की वैल्यू जीरो। अब विस्कोसिटी जीरो होगी तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, सॉरी शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। शियर स्ट्रेस जीरो कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक। तो अगर मुझे आइडियल फ्लूइड को इस ग्राफ में दिखाना हो जिसका एक्स एक्सिस वेलोसिटी ग्रेडियंट है और वाई एक्सिस शियर स्ट्रेस है, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन एंड इट इज नथिंग बट द लाइन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट वेयर शियर स्ट्रेस इज जीरो। क्योंकि अगर विस्कोसिटी जीरो होगी तो दो लाइन के दो लेयर के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, म्यू जीरो हो जाएगा। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। तो म्यू ही जीरो हो गया, विस्कोसिटी जीरो है मतलब म्यू जीरो है, टाउ भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक। नेक्स्ट रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जिसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं रियल फ्लूइड। और दुनिया में जितने भी फ्लूइड है सब रियल फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं, आइडियल फ्लूइड जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो ग्राफ है, ये यहाँ पे जितने भी फ्लूइड है इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल। नेक्स्ट है न्यूटोनियन फ्लूइड। जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। अगेन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो न्यूटोनियन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है, मतलब शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन, इट इज सम पावर ऑफ shear strain, so it is denoted by this. And finally, ideal plastic fluid in which shear stress is more than the yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strain। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्ट्रेन नहीं हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन नहीं हो रहा है। तो कुछ समय तक हमको कोई भी स्ट्रेन वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस बढ़ते जाएगा और उसके बाद फिर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ फ्लूइड। ये एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है, तो वी विल यूज दिस थ्योरी, दैट इज आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एंड आइडियल प्लास्टिक। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।